सो हेलो एवरीवन, हम दोबारा से आए हैं चैनल पे और आज हम सीखेंगे DPT-3 के बारे में। DPT-3 क्या होती है, क्या लास्ट डेट होती है, ड्यू डेट होती है उसकी फाइलिंग करने की, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें जाती है और सब कुछ। तो बेसिकली तो हम स्टार्ट करते हैं DPT-3, जिसके अंदर कंपनीज जो है अपनी डिपॉजिट्स की डिटेल फाइल करती है कि उसने कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट करा, कितना करा नहीं करा, कितना रिटर्न करा, कितना उसको करंट आउटस्टैंडिंग है। इसमें अदर देन डिपॉजिट्स की डिटेल भी आती है, जैसे लोन्स हो गया, कोई लोन उसने ड्यूरिंग द ईयर लोन लिया है, आउटस्टैंडिंग है, कितना उसने रीपे कर दिया, कितना उसने एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर है। ये सारा के सारा एक जिसमें हमने आउटस्टैंड जो हमने पैसा लिया है लेकिन नॉट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट रहे, इन नॉट इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, ये भी कंपनीज को दिखाना पड़ता है, रिपोर्ट करती है, जिससे अपना ट्रू पिक्चर एक पर्सन को लगती है कि कितना एडवांस लिया है कस्टमर ने। अब उस एडवांस को उसने कैसे उसको वापस रिटर्न करा है, या फिर मोस्टली क्या होता है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर ये होता है, उसको हमने फर्दर सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करी होती है। अब DPT फाइल करने की ड्यू डेट जो होती है, नॉर्मली ड्यू डेट जो होती है वो होती है 30th जून, लेकिन करंट ईयर के अंदर तो 30th जून होती है इसकी रिटर्न फाइल करने की डेट है, जिसके लिए हमको MCA पोर्टल पर जाके फाइल करना होता है। आपको डिजिटल सिग्नेचर चाहिए होता है जिससे आप फाइल कर सकते हो। ठीक है, अब इस करंटली ये डेट एक्सटेंड हो चुकी है, करंट में जो हो गई है अब 31 जुलाई। तो इसमें डिटेल इसके बारे में पढ़ते हैं हम, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है और कैसे कैसे हम इसको फाइल करते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरते हैं। तो हम कोई भी एक कंपनी लेते हैं, सपोज लेते हैं एक ABC कंपनी है जिसका हम DPT फाइल कर रही है। अब ये कंपनी जो है डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है नहीं करती, इसके बारे में हमें आइडिया नहीं है कुछ भी करंटली। तो इसमें कंपनी की कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। जब हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट कराते हैं तो हमें एक सिन मिलता है, सिन नंबर कहते हैं जिसे हम, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। उसमें हम कॉर्पोरेट के कोई भी नंबर होगा, CIUN कुछ भी नंबर होएगा वो फिल करेंगे। नेम ऑफ द कंपनी आ गया हमारा यहाँ पे, फिर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, उसकी ईमेल आईडी। अब क्या आप इस पर्पज़ का फॉर्म का पर्पज़ क्या है? सबसे पहले इसमें हम डिपॉजिट्स की डिटेल भरते हैं। इसमें हम फिल करते हैं डिपॉजिट की डिटेल कि भाई कंपनी ने कितना डिपॉजिट लिया है, कितना ओपनिंग में था। अब इसमें क्या है ना, ये फॉर्म जो है ना एक पर चेक करता है कि कंपनी की जो डिपॉजिट ले रही है ना वो विद इन परमिसिबल लिमिट होना चाहिए। इसलिए होता है कि उसकी विद इन परमिसिबल लिमिट के अंदर होना चाहिए, कि लिमिट जो दे रखी है उसी के अंदर होना चाहिए, नहीं है तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगती है। तो मोस्टली कंपनी जो होती है डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करती, सिर्फ में बहुत रेयर कंपनी मैंने अभी तक देखी नहीं। ठीक है, पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजैक्शन बाय कंपनी नॉट कंसीडर्ड एज डिपॉजिट, और डिपॉजिट की डेफिनेशन इन्होंने सेक्शन में दे रखा होगा। उस सेक्शन के अंदर अगर डिपॉजिट के बारे में पढ़ेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि डिपॉजिट की डेफिनेशन में क्या क्या आता है। ठीक है, और रिटर्न के बारे में, डिपॉजिट को रिटर्न करा है, एक्सेप्ट करा है, और इसके बारे में भी, आउटस्टैंडिंग मनी और लोन रिसीव्ड बाय कंपनी बट नॉट कंसीडर्ड एज डिपॉजिट। तो इसमें हम कह देंगे कोई भी हमने लोन लिया है, बैंक से लिया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है, गवर्नमेंट से लिया है, या फिर कोई एडवांस लिया है कस्टमर से, इन सब की चीज़ डिटेल आ जाती है इसके अंदर, फॉर्म के अंदर। ठीक है, अब बताते हैं कि कंपनी अभी पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में इंडिया में लिखा होता है प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक कंपनी में होता है लिमिटेड उसके नेम के अंदर। ठीक है, वेदर द कंपनी इज ए गवर्नमेंट कंपनी और नॉन गवर्नमेंट कंपनी। ऑब्जेक्टिव क्या है कंपनी का, ये ऑब्जेक्टिव होता है मोस्ट प्रोबेबली उसके MOA में लिखा होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, जो बताता है कि कंपनी को फॉर्म किस पर्पज़ के लिए किया है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पावर है, क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, या फिर भाई अपना पावर जनरेशन में है, या फिर सप्लाई और सर्विसेज में है। सप्लाई सर्विसेज के अंदर क्या है, राइस बनाती है, राइस मैन्युफैक्चरर है, या फिर कुछ भी, उसको मतलब जो उसका मेन ऑब्जेक्ट है कंपनी का, इस पर्पज़ के लिए फॉर्म करी गई है, वो लिखा जाता है इसमें। क्या वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है पब्लिक से, येस और नो। ठीक है, अब किस पीरियड, अब पहली बात जो DPT-3 जो होती है ना, ये प्रीवियस फाइनेंशियली, मतलब प्रीवियस, सपोज करो हम फाइल कर रहे हैं आज, मैं फाइल कर रहा हूँ आज 30th जून के अंदर फाइल कर रहा हूँ मैं 2026 को। तो लेकिन इसके अंदर जो डाटा जाएगा ना, जो इसकी इन्फॉर्मेशन जाएगा जो इसके अंदर वो जाएगा 31
मार्च 2026 का, मतलब उस टाइम पे जो फाइनेंशियल्स का वो होगा, जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा वो डाटा जाता है उसको, मतलब वो फाइनेंशियल ईयर का, मतलब इसको हम बोल सकते हैं 25-26 फाइनेंशियल ईयर का डाटा जाएगा इसके अंदर। ठीक है। अब उसके बाद नेटवर्थ, उसके बाद नेटवर्थ कैलकुलेशन होती है। नेटवर्थ कैलकुलेशन क्यों करवा रहे हैं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जाके ना नेटवर्थ कैलकुलेशन, जब आप नेटवर्थ कैलकुलेट करोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि ये फॉर्म जो है वो बताता है कि भाई आपको कितनी परमिसिबल डिपॉजिट कितना एक्सेप्ट कर सकते हो आप, इससे ज़्यादा डिपॉजिट आपको नहीं होना चाहिए। अगर आपकी नेटवर्थ 1 लाख आई है कंपनी की, तो आप 35,000 से ज़्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट दे दी, मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिपॉजिट दे दिया कि 35% ऑफ दी अबव, अबव मतलब नेटवर्थ, नेटवर्थ का 35%। ये रहा नेटवर्थ। नेटवर्थ कैलकुलेशन कैसे है? पेड अप शेयर कैपिटल हो गया, फ्री रिजर्व हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, एक्यूमुलेटेड लॉसेज, जो पुराने लॉसेज हमारे खड़े होंगे उसको माइनस हो रहा होगा इसमें, बैलेंस ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्यूमुलेटेड अनप्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इन सारों को एडजस्ट करके अदर इंटेंजिबल एसेट्स नेटवर्थ कैलकुलेट करती है। ठीक है। अब नेटवर्थ कैलकुलेशन करने के बाद मैक्सिमम लिमिट ऑफ डिपॉजिट बता दिया कि 35% से ज़्यादा के डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए कंपनी को। अगर करती है तो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है कंपनीज एक्ट के हिसाब से। यानी कहाँ दिख नहीं रहा, क्या इशू आ रहा है? कंपनीज एक्ट के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिट होल्डर, सब अब हमारी कंपनी जो है वो डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करती, जो उसके पास नहीं है, तो कुछ गड़बड़ हो गया, छोड़ो यार। हमारी कंपनी डिपॉजिट नहीं एक्सेप्ट करती, उसके पास डिपॉजिट है ही नहीं, तो डिपॉजिट नंबर और डिपॉजिट होल्डर कितने आगे, किन्होंने डिपॉजिट कर रखा है 0। ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिट होल्डर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मतलब पर्टिकुलर्स ऑफ डिपॉजिट कौन कौन से है, कि एग्जिस्टिंग डिपॉजिट कितना है, अपना डिपॉजिट ड्यूरिंग द ईयर कितना रिन्यू करा है, डिपॉजिट एक्सेप्टेड कितना करा है, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या हुआ है। सपोज किसी हमने कर रहे हैं, हम किसी को सर्विस दे रहे हैं, उससे हम सिक्योरिटी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल हमें भरनी पड़ेगी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना हो गया, अनसिक्योर्ड डिपॉजिट कितना हो गया, सिक्योर्ड डिपॉजिट हो गया, सॉरी सिक्योर्ड डिपॉजिट, अनसिक्योर्ड डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी, सिक्योर्ड डिपॉजिट कितना है, अनसिक्योर्ड कितना है। उसके बाद लिक्विड एसेट्स, ये भी अमाउंट ऑफ डिपॉजिट मैच्योरिंग ऑन लिक्विड एसेट, मतलब ये डिपॉजिट कौन सा ऐसा है, लिक्विड मतलब करंट में, कि ऐसे कौन से डिपॉजिट्स हैं जो करंट में मैच्योर हो जाएंगे, उसके बारे में। अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड इन लिक्विड एसेट के अंदर डिटेल ऑफ लिक्विड एसेट्स आएगी। ठीक है। अब आता है ये बहुत ही रेयर कंपनीज होती है जो ये फाइल करती है, क्योंकि डिपॉजिट्स कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती ज़्यादा, उनका मेन बिजनेस ही नहीं होता डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का। मोस्टली जो होता है वो बैंक ही करते हैं ज़्यादातर, अपना बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह। अब पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज, अब एक चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन भरनी पड़ती है। क्या होता है, कोई कंपनी समझ लो, एक कंपनी है जिसने लोन लिया है बैंक से, अब वो बैंक क्या करेगा, ऐसे तो लोन देगा ही नहीं, तो सिक्योरिटी चाहिए होगी उसको, या तो वो मॉर्गेज कराएगा कोई प्रॉपर्टी, या फिर आपसे कोई प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट लेगा, या फिर आप सपोज करो कोई कमर्शियल इक्विपमेंट ले रहे हो, कमर्शियल व्हीकल ले रहे हो, तो वो फाइनेंस कर देगा उस कमर्शियल व्हीकल को, तो वो उसके ऊपर चार्ज क्रिएट करेगा अपना, ताकि उसके अगर लोन की रिकवरी ना हो तो वो आपको वो एसेट्स सेल करके अपना रिकवर करेगा, चार्ज करेगा। अब मैंने जैसे मैं किसी कंपनी में था, तो उस कंपनी के अंदर क्या था कि बैंक 80% फाइनेंस करता था और 20% हम अपना कैश इन करते थे उसके अंदर, तब हम कोई कमर्शियल इक्विपमेंट परचेज करते थे। अब बैंक ने 80% करा हुआ है उस व्हीकल की वैल्यू का, ये कमर्शियल इक्विपमेंट था, तो बैंक क्या करता है, बैंक या फिर आप CHG फॉर्म 9 चार्ज फॉर्म भरते हो, जो MCA पोर्टल पे होता है। आप अगर MCA पोर्टल पे जाओगे किसी कंपनी के, तो वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हो कि कंपनी ने चार्ज, सपोज करो कंपनी के बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल्स में कि भाई उसने लोन ले रखा है, और लिखा हुआ है नीचे नरेशन के अंदर, नोट के अंदर, कि ये लोन सिक्योर्ड है या फिर अनसिक्योर्ड है, मतलब सिक्योर्ड लोन है अनसिक्योर्ड लोन है, तो उसने नीचे लिखा भी होगा कि सिक्योर्ड है, इतनी वैल्यू सिक्योर्ड है। तो आप MCA के साइट पर जाके चेक भी कर सकते हो कि उसके अगेंस्ट में कंपनी ने चार्ज फाइल करा हुआ है या नहीं करा हुआ। ठीक है। तो इस चीज़ से पता लगेगा कि उसको डिटेल भरनी पड़ेगी। अब डिटेल ऑफ लोन आएगी उसके अंदर कि भाई उसने लोन लिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना लिया, स्टेट गवर्नमेंट से कितना लिया, और ओपनिंग बैलेंस कितना था लोन का, एडिशन कितनी हुई ड्यूरिंग द ईयर, रीपे कितना करा,
एनी अदर एडजस्टमेंट, सपोज करो एनी अदर एडजस्टमेंट मतलब कि राइट ऑफ वे कुछ मतलब कोई भी अदर एडजस्टमेंट जो रीपेमेंट से अलग हो, या फिर क्लोजिंग बैलेंस क्या है उसका। अब उस यहाँ पे एजिंग आ गई उसकी, पहले पुराने फॉर्म्स में नहीं आया करती थी एजिंग, अब इसमें एजिंग आ गई जो बताता है कि लोन आउटस्टैंडिंग कितना है फॉर लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर के लिए, लोन आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 1 ईयर के लिए, और अप टू 3 ईयर्स के लिए, और यहाँ पे 3 ईयर्स से ज़्यादा के लिए। तो ऐसे आपको सारी डिटेल भरनी होती है इसके अंदर कि कोई रिसीव्ड है हमने फॉरेन गवर्नमेंट से, फॉरेन से या फिर फॉरेन एक्सपोर्ट एजेंसी से, मतलब कोई भी फॉरेन से हमने पैसा रिसीव करा है, नोट इन फॉर्म ऑफ डिपॉजिट या फिर फॉर्म ऑफ डिपॉजिट के अंदर डिटेल आएगी उसके अंदर। एनी अमाउंट यहाँ पे आएगी रिसीव्ड एज ए लोन फ्रॉम फैसिलिटी यानी बैंकिंग से कंपनी से, और एनी बैंकिंग कंपनी से कोई लोन लिया या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया, और एनी सब्सिडरी से और फिर सब्सिडरी बैंक से लिया, फ्रॉम ए बैंकिंग इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन द्वारा कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे गए हैं। एनी अमाउंट रिसीव्ड एज ए लोन और फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम पब्लिक से, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर रीजनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, इंश्योरेंस कंपनी से, शेड्यूल बैंक से, इन सब से कोई लोन ले रहा है तो उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी हमको। यहाँ पे एक और अब जो पॉइंट आता है मेजर पॉइंट जो है ये, एनी अमाउंट रिसीव्ड एज ए कोर्स फॉर और इन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ कंपनी के लिए, मतलब कोई एडवांस ले रहा है कस्टमर से, एडवांस ले रहा है भाई बंदा, किसके लिए उसको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। अब सपोज करो मेरे पास ओपनिंग में 1 लाख का एडवांस था, मैंने यहाँ लिख दिया 1 लाख का एडवांस, उसके बाद उसने एडिशन एडवांस दिया 1 लाख का, और मोस्ट कम बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि हमको पैसा रिटर्न करना हो इस केस में हमको, बल्कि इस केस में क्या होता है उसको सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो अमाउंट एडजस्टेड, यहाँ पे एडजस्टमेंट कैसे होगी, जब उसको हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे फिर उसको गुड ट्रांसफर करेंगे, तो यहाँ पे जो कम हुआ है ना एडवांस वो इस वाले कॉलम में डालते हैं एनी अमाउंट एडजस्टेड वाले में। फिर हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है, फिर क्लोजिंग बैलेंस के अंदर उसका हम एजिंग करते हैं। यहाँ पे हम एजिंग करते हैं कि भाई जो एडवांस खड़ा है वो कितना पुराना खड़ा है, ताकि बंदे को पता लग रहा है भाई ये एडवांस जो कस्टमर से ले रहे हैं पर्सनस को, इंडिविजुअल्स को जो उसमें इन्वेस्ट करे, किसी को भी ये पता लगे कि भाई जो एडवांस ले रहा है कंपनी वो उस एडवांस को यूज़ मतलब सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है कस्टमर को, उस चीज़ के रिगार्डिंग में उस चीज़ को बेनिफिट दे रही है उस चीज़ कस्टमर को सामने। फिर डिटेल भरी जाती है सारी चीज़ें, वही है अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी फ्रॉम ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड से, डोमेस्टिक फंड से। फिर अगर आपने कोई क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेन करी है, आप क्रेडिट रेटिंग के लिए भी एक फॉर्म होता है इसके लिए क्रेडिट रेटिंग के लिए जाते हैं डिटेल DPT 1 में, DPT 1 में जाती है। अब किस क्रेडिट रेटिंग से एजेंसी कराई है, अब रेटिंग क्या आई है, किस डेट को कराई थी आपने, और सीरियल नंबर क्या है DPT 1 का भाई साहब वो डाल दीजिए आप। उसके बाद टोटल अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग, कौन सा आउटस्टैंडिंग लोन और अमाउंट का कितना डिटेल है वो अमाउंट डालेंगे टोटल। फिर अटैचमेंट करनी है, अगर ट्रस्ट डीड है, अगर ट्रस्ट है तो कर दो, अटैचमेंट लिस्ट डिपॉजिटर है, अगर ऑप्शनल अटैचमेंट आपको कोई करनी है वो कर दो। उसके बाद डिजिटल साइड, उसके बाद DSC लगाया जाता है, DSC लगाया जाता है किसका, ऑडिटर का लगाया जाता है सबसे पहले ऑडिटर का DSC लगेगा, ऑडिटर इसको करेगा भरेगा ठीक है। ऑडिटर का DSC लगाया जाएगा। उसके बाद इसमें टू बी डिजिटली साइन बाय डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, कौन डायरेक्टर है उसका DIN नंबर, उसके फिर DSC लगाया जाएगा यहाँ पे, और हमको सबमिट कर दिया जाएगा। इस तरीके से हम DPT 3 की फाइलिंग कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है और नॉलेज गेन होती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू।